हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो अभी तक हमने ग्रेविटेशनल लो देख लिया, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लो देख लिया। एंड वो कितना होता है, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हो जिनके पास मास हो तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसे अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और वो न्यूटन ने दिया था, कितना आया था वो आया था F = G m1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये आर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है ना। अगर दोनों के दोनों पॉइंट मास है, अगर कि दोनों के दोनों पॉइंट मास है तब तो डिस्टेंस निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन जितने भी अपने प्लेनेट है उन सबको अपन क्या मानते हैं कि स्पेयर मानते हैं, ओके। जैसे अपना अर्थ है और ये मून है। अब बताओ डिस्टेंस कहां से कहां ले, अगर मैं बोलूं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेनी है तो वो कहां से ले। चलो ये वाली ले लूं, नहीं ये वाली नहीं ले सकते, ये वाली ले ले, ये वाली भी नहीं ले सकते। दोनों के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस देखते हैं, तो जहां पे इनका सेंटर ऑफ मास आ रहा है वहीं से क्या देखेंगे अपन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखेंगे। तो ये अपना आर ये वाला माना जाएगा। कुल मिलाकर दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस देखा जाता है, ठीक है। हाँ, अब देखिए जरा ध्यान से, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक प्लेनेट है, प्लेनेट अपना अर्थ ही मान लेते हैं, कोई नहीं है ना। इसका मास कितना होता है 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। और हमने क्या किया, एक सैटेलाइट भेजा है और वो सैटेलाइट बढ़िया तरीके से काम कर रहा है और अर्थ में चारों तरफ से एकदम घूम रही है, मतलब अर्थ के चक्कर लगा रही है सैटेलाइट। और इस सैटेलाइट का जो मास है इस तरीके से, इस सैटेलाइट का जो मास है वो है 2 × 10⁻³ kg, है ना, 2000 किलो का मास है। और अब देखना, ये जो रेडियस है अर्थ की रेडियस हो गई, है ना, आर। अर्थ का रेडियस कितना हो गया, आर। और वो कितना होता है, आर आपको पता होना चाहिए। अर्थ का रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर है। आपको यह बताना है कि इस सैटेलाइट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। यदि इसका ये वाला जो डिस्टेंस है वो अपन ले लेते हैं, कितना ले ले, कितना ले, आर ही ले लेता हूं। आर मतलब ये आर हो गया और ये भी आर हो गया। तो अब बताना है जब अपन इस फॉर्मूले के अंदर इस आर की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना रखेंगे, 6400 किलोमीटर रखेंगे या कुछ और रखेंगे, क्योंकि इसके अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर है, 6400 किलोमीटर ऊपर है ना। तो सेंटर से कितना हो गया, तो इसका दोगुना हो जाएगा, सीधी सी बात है। हाँ, इसको अगर अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आता है 6.4 × 10⁻6 मीटर। एंड ये जो चीज है वो मीटर में ही लिखना जरूरी है, आपको किलोमीटर में पता हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो कितना आएगा, जी की वैल्यू रख दो तो 6.67 × 10⁻11। ये वैल्यू सारी सही पुट करने आनी चाहिए, फिर आपका काम हो जाएगा। मास में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मास इसका कितना है 6 × 10⁻24 एंड इस सैटेलाइट का मास कितना है, ना के बराबर है अर्थ के मास के कंपैरिजन में, डिवाइड बाई अपना रेडियस कितना है ये, लेकिन इसका 2 टाइम्स हो चुका है, ध्यान रखिए इसका 2 टाइम्स हो चुका है। तो 2 × में 6.4 × 10⁻6 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है बेटा। मतलब ये जो डिस्टेंस है वो इतना है, ये तो अर्थ का रेडियस हो गया। तो इसके सेंटर से कितना ऊपर चला गया, 2r। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि तो मुझे अभी इसके अंदर जरूरत पड़ने वाली है, तो इसको सीख लीजिए। क्योंकि जब भी अपन इस फॉर्मूले के अंदर ये वाला रखने वाले हैं ना r, वो r कौन सा होगा, इन दोनों के बीच के सेंटर का डिस्टेंस, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अब इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर भी करना पड़ेगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। अब कर दीजिए। अब जो आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे वही क्या जाएगा, इन दोनों के बीच में फोर्स, यानी जो अर्थ है वो इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, इतना, और ये किसी अर्थ पे कितना लगा रहा है, इतना। इक्वल आ गया, अपोजिट तो आने वाले डायरेक्शन में। बस हो गया बात, है ना। इसको कैलकुलेट करते रहना आप। एंड ये कितना हो गया, 6⁻12 हो जाएगा। इसमें से कुछ काटापीटी हो जाएगी, देखना जरा। 6.67 × 10⁻11। पहले 10 को ही निपटा देते हैं, है ना, 10 की पावर्स को। तो ध्यान से देखिए, 3 है 24 है, कितना हो गया 27 में से 11 कम कर दो तो कितना बचेगा 16। तो ऊपर आ गया 10⁻16 और नीचे कितना है 6, एंड 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -12 है। यानी मैंने 10 की पावर का पूरा काम कर दिया है। अगर मैं सबको एक साथ दिखाऊंगा तो कैसे दिखाऊंगा, देखो जरा, 24 यहां पर है, फिर प्लस में 3 है, फिर माइनस में 11 है, नीचे कितनी है 10⁻12, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी तो माइनस का 12 कर दो। तो ध्यान से देख लो कितना हो रहा है, 11 और 12 कितना हो गया 23 और ये एक बचेगा, और ये टोटल मिला के 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर कितना है 6 है, और कौन है 2 है, डिवाइड बाई ये 2 का 4 हो जाएगा। और इसको मैं लगभग कितना मान लेता हूँ, 6 मान लेता हूँ, या ज्यादा मानो 6 मान लो, आपकी मर्जी है। मतलब अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना है तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज आप 6.4 पढ़ा रहने दो, 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है। ये तो देखो ऑलमोस्ट इक्वली आ रहा है, ऑलमोस्ट बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है भाई। एंड ये इससे कट गया कितनी बार, 2 बार, एंड ये किससे कट गया 3 बार।
और ये लगभग इससे कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, 1/2 आ गया। तो F इक्वल टू कितना है 1/2 इंटू 10⁴, ऑलमोस्ट इतना आ रहा है क्या, मैं वही फिर से कह रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट आ रहा है। तो कितना जाएगा ये 10⁴ कितना था 10,000, तो कितना जाएगा 0.5 इंटू 10⁴ न्यूटन, और ये कितना होगा 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन, यानी 5000 न्यूटन। इतना फोर्स लग रहा है। ये अप्रोक्सीमेट है कैलकुलेशन, एग्जैक्ट नहीं है, मैं अप्रोक्सीमेट करता हूँ क्योंकि जब भी आंसर मेरे को देखना होता है या मतलब ऑब्जेक्टिव होता है तब तो मैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करता हूँ, बिकॉज आसान पड़ता है और फटाफट आंसर भी आ रहा है। लेकिन अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए बोल रहे हैं तो फिर आपको एग्जैक्ट ही देखना पड़ेगा, है ना। हर चीज की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। मैंने बता रखा ना इन चीजों को कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर हो स्क्वायर रूट हो, ये कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। ये मेरा एक बेसिक मेथड वाला देखना, स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड क्यूब रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो एकदम आपका छोटा सा है, आप किसी भी नंबर का कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। थोड़ा कैलकुलेशन अपनी फास्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये पावर रूल भी मैंने करा रखे हैं क्योंकि ये पावर रूल बहुत काम आते हैं, मैंने इसीलिए वो बेसिक मैथ की क्लास लगाई थी ताकि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से आने लग जाएं। ओके, आपने प्रैक्टिस किए होंगे, नीचे मैंने क्वेश्चंस भी दिए थे, है ना। तो अगर आप वो ट्राई करते जाओगे तो आपका अच्छी हो जाएगी, मैथ भी अच्छी हो जाएगी, फिजिक्स तो हो ही रही है साथ साथ में। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि ये जो आर निकाल रहे हैं वो आर क्या होनी चाहिए, इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए। ओके, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आपके फॉन्ट का साइज जो है वो थोड़ा क्या है कम है, मतलब जैसे ये आपको 0.5 दिखने में दिक्कत हो रही है क्या, मतलब ऐसे लिखूं मैं, जैसे 0.5 मैं जनरली ऐसा लिखता हूं, अगर आप चाहते हो तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 0.5। विच वन इज बेटर, आप डिसाइड कर लीजिए। थोड़ा मुझे बड़े वाले में लिखने में थोड़ा जोर तो आएगा, बट ट्राई करूंगा टाइम के साथ तो ठीक हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल होगी बट धीरे धीरे हो जाएगा। ओके, चलो ये चीज हो गई। अब जो अगली चीज है वो क्या है, हमने कल वो न्यूटन अपना देख लिया था, ग्रेविटेशनल लो, है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लो, है ना, एंड इनवर्स स्क्वायर लो क्या होता है, वो सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली थी, कैसे काम करती हैं कि अपना डिस्टेंस के साथ फोर्स कैसे वेरी कर रहा है। उसके अलावा हमने केपलर्स लो देख लिए थे। केपलर्स लो क्या थे भाई, 3 लो हैं। पहला क्या है कि सारे के सारे जो प्लेनेट्स हैं वो किस पाथ को फॉलो करते हैं, इलेक्ट्रिकल पाथ को फॉलो करते हैं, यानी दीर्घ वर्ताकार पथ को अनुसरण करते हैं उसका, ठीक है। और दूसरा क्या था कि अगर कोई जो एरिया होता है उनका, उस प्लेन के अंदर जो एरिया होता है वो हर टाइम के अंदर कितना करता है, इक्वल एरिया। अगर टी टाइम में ए एरिया कवर कर रहा है तो अगले टी टाइम में भी वो ए एरिया ही कवर करता है। ये था सेकंड। और थर्ड क्या था आपका टी स्क्वायर, वो किसके प्रोपोर्शनल था, आर क्यूब के, इस तरीके का था। अब ध्यान में रखेंगे इन चीजों को तो फटाफट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आज की शुरुआत करता हूं। देखो, जैसे अभी ये अर्थ के ऊपर खड़े हैं अपन सारे के सारे, तो अर्थ क्या, हाँ किसी बच्चे के मन में ये डाउट तो नहीं आ रहा ना कि सर अगर अपन अर्थ मान लेते हैं इस तरीके के है, अगर मैं सर यहां खड़ा हूं तब तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्यों नहीं गिर रहा। सर मैं अगर किसी दिन यहां खड़ा हो गया तो, हाँ होता ही है, कोई ना कोई तो यहां खड़ा ही होगा, वो नीचे क्यों नहीं गिर रहा। अरे ये तो वही ना, आपके देखने पे डिपेंड है। अगर तुम इसको यहां से देख रहे हो तो ये ऊपर है और ये नीचे है, अगर इसको उल्टा करके देखोगे तो ये ऊपर हो जाएगा ये नीचे हो जाएगा, एक ही तो बात है वो। लेकिन जो फील्ड लग रहा है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इधर से इधर है, तो आपको ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर नीचे की ओर लग रहा है। तो अगर यहां से देखोगे तो वो इधर लग रहा है और यहां से देखोगे तो वो इधर लग रहा है, लग तो इधर रहा है ना। हाँ, अभी मैं यूनिवर्स के अंदर ऐसा हूं, मैं अर्थ के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं तब तो ऐसा लग रहा है ना। अगर यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में देखूंगा कोई मुझे देखे तो कैसा लगेगा, अरे भाई ये तो उल्टा लटका हुआ है। उल्टा नहीं लटका हुआ मैं हूं वैसा ही। देखने वाले फ्रेम पे डिपेंड करता है कुल मिलाकर, ठीक है ना। यही चीज है। और वो मैंने कैसे बताया था कि इनके ऊपर फोर्स लगी रहेगा। कई बच्चे पूछते हैं कि हम जब पृथ्वी ऐसे घूम ही रही है तो उल्टी होगी तो नीचे क्यों नहीं गिर जाएंगे। अरे नहीं ना, फोर्स का ही तो कमाल है, क्योंकि सबको अपनी ओर खींच के रख रही है। अभी तो मुझे खींच के रख रही है, ना, मैं ऊपर तो नहीं भाग गया। अगर नहीं होता तो शायद मैं भाग जाता, लेकिन अगर उल्टा कर देंगे तो भी नहीं भाग पा रहा ना, क्योंकि खींच के रख रही है मेरे पैरों को इधर। समझ आई बात। हाँ ठीक है, ओके चलो। अब जो है अगली चीज वो ये है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हवा में ऐसे छोड़ते हैं, वो नीचे गिर रहा है, पक्की बात है नीचे गिर रहा है, ये देखो, तो इसके पास क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है। सीधी सी बात, देखो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, इसको छोड़ दे रहा हूं, इसको ऐसे छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा तो मैंने कोई इसको वेलोसिटी दी, इनिशियल नहीं दी, पर ये रेस्ट में है, इसके ऊपर कोई ना कोई क्या लगा होगा, एक्सटर्नल फोर्स, तभी ये किसमें आएगा, मोशन में, और फोर्स की वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन। अब देखो अपन जिस प्लेनेट के ऊपर खड़े रहते हैं उस प्लेनेट की वजह से इसके ऊपर क्या आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, और उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसे क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं उसे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं उसे। मैं फिर से बताता हूं, हम जिस भी प्लेनेट के ऊपर खड़े रहते हैं
उस प्लेनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर एक्ट करता है। देखो हम प्लेनेट की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्लेनेट का मास बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाती है फोर्स की, अदरवाइज हर दो ऑब्जेक्ट के बीच तो लग ही रहा है फोर्स। इसलिए अपन प्लेनेट के बारे में ज्यादा बात करते हैं, और ये जो चैप्टर है वो प्लेनेट से रिलेटेड ही है कुल मिलाकर, आप ये समझिए। हाँ, तो मैं फिर से बता रहा हूं, हम जिस भी प्लेनेट के ऊपर खड़े होते हैं, हम जिस भी प्लेनेट के ऊपर खड़े हैं या प्लेनेट के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, है ना। एक क्या लगेगा, फोर्स। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या आने वाला, एक्सेलरेशन, यानी F = ma लगा दूं, और ये जो a आएगा इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं इसे। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, आ रही है ना, कि अगर जिस भी प्लेनेट, जैसे अर्थ के ऊपर खड़े हैं, अर्थ के ऊपर खड़े तो वो जी आता है, वो कितना आता है, जी आता है। हर एक के लिए जी लिखते हैं अपन, जी एम लिख दूंगा मैं मून के लिए, अर्थ के लिए जी ई लिख दूंगा, सन के लिए जीएस लिख दूंगा। कोई और प्लेनेट होगा जैसे जुपिटर होगा, सैटर्न होगा, तो उनके लिए भी मैं उस हिसाब से कर लूंगा। हाँ, उनका जी भी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कितना आता है अभी आज की क्लास में, ठीक है ना। तो बट ये जी है क्या चीज, जी। इसको अपन किससे डिनोट करने वाले हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, किससे, जी से। ग्रेविटी वाला जो एक्सेलरेशन है वो किससे आएगा, जी से। ओके, और आपको तो पता ही होगा जी की वैल्यू कितनी होती है अर्थ के लिए, 9.8। अभी कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं कि क्या 9.8 ही आता है क्या, है ना। और कहां पे कम होता है, कहां पे जाता है, थोड़ा सा मैं उसको डेप्थ में ले जाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो चलो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक चीज और बता देता हूं, एक वर्ड है आपके सिलेबस में, उसे बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब है मुक्त पतन, एक तरीके से मुक्त पतन या स्वतंत्र गति, स्वतंत्र गति। इस तरीके के जब शब्द मिले ना आपको, इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो कितना लग रहा है, जी। जैसे मैं इसको छोड़ दिया ना, बस ये क्या करने लग गया, फ्री फॉल, यानी मोशन अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी ही क्या है, फ्री फॉल है। इसके ऊपर कोई और फोर्स नहीं लगनी चाहिए, शर्त मेरी यही है। जैसे मैं अभी इसको पकड़ कर रहा हूं, तो अब ये फ्री फॉल नहीं कर रहा भाई, कर ही नहीं रहा, फॉल कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। लेकिन जैसे मैं छोड़ दिया, गिरा नीचे। गिरने का मतलब क्या है कि इसके पास में कितना एक्सेलरेशन आया है, जी आ गया होगा। वो जी हर प्लेनेट के अलग अलग हो सकता है, वो बात मान ली आपकी, लेकिन जी आया ना, और वो जी की वजह से, जी अगर किसी के पास एक्सेलरेशन है उसे क्या बोलते हैं अपन, फ्री फॉल बोलते हैं। जैसे वो मैंने ऊपर फेंका, तो ऊपर फेंका तो क्या हुआ, है तो फ्री फॉल ही ना। तो इन सब के लिए जब भी एक्सेलरेशन कितना यूज करेंगे, जी, तो वो कितना हो जाएगा भाई, वो क्या करेगा, फ्री फॉल करेगा। बस दैट्स इट, इतना ही है, ज्यादा याद रखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हम जी की कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो आप हेडिंग डाल सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ जी, यानी जी की गणना। चलो भैया, मैं मान लेता हूं ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के जस्ट ऊपर ही खड़ा हूं मैं, है ना, अभी जस्ट ऊपर ऐसे एक तरीके से। मास कितना ले लिया, एम। एम बहुत कम है, या ज्यादा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बट बहुत ज्यादा नहीं लेंगे अपन, एम ही ले रहे। और ये कौन है, अर्थ। ये कौन है भैया, अर्थ, अपनी पृथ्वी, धरती माता है भैया। और इसका मास कितना है, मास ऑफ अर्थ में मान लेता हूं कितना है, एम ही, वो 6 × 10⁻24 kg होता है, ठीक है सर। और हम दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, कितना है डिस्टेंस, वो है 6400 किलोमीटर। सर अगर मैं थोड़ा सा ऊपर चला गया तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। आप 6400 किलोमीटर से कितना ऊपर जाओगे, जैसे अर्थ की सरफेस और सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर, ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना, बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर आप सेंटर से। अच्छा, तो सर अगर मैं मान लो 1 किलोमीटर ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा, 6401 हो जाएगा। अरे कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं है ना, बात समझ रहे हो ना। अगर आपके पास 6400 रुपए हो और अगर आपका 1 रुपया खो भी जाता है या 1 रुपया मिल भी जाता है, कोई फर्क पड़ा क्या उसको, नहीं, वो उतना ही है। इसलिए अपन मान के चल रहे हैं ये डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर अपन अर्थ से सरफेस से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो जी का जो वैल्यू निकालने वाले ना, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, बट वास्तव में देखेंगे रियलिटी में चेंज आता है। उसी को अपन सब कुछ देखने वाले हैं आज, ठीक है ना। इसलिए रॉकेट को ना स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा जोर आता है, फिर ऊपर जाके ज्यादा जोर नहीं आता। वो क्यों नहीं आता, वो भी अपन थोड़ी देर में सीखने वाले हैं ये सारी चीजें। ओके सर, चलो, तो मैं चाहता हूं इसके पास में जो एक्सेलरेशन है वो निकाल लूं। तो सर इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है ना, जी सर, मैं बताऊंगा कि ये मास कितना है, एम, तो इसके ऊपर नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा, वो एफ है। वो कितना है, एफ है। और वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो एफ = कितना आएगा सर, दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक का मास है जी एम ई, एक दूसरे का छोटा एम, इनटू में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, जितना इसका रेडियस है प्लेनेट का, जितना प्लेनेट का रेडियस है। तो हर बार प्लेनेट का रेडियस ही आएगा। ये मैं कहां निकालने की कोशिश कर रहा हूं, सरफेस पर। कहां निकालने की कोशिश कर रहा हूं, पहले बता रहा हूं, एट सरफेस।
सतह पर। जो जी निकाल रहा हूं मैं कहां निकाल रहा हूं भैया, सतह के ऊपर निकाल रहा हूं, सरफेस के ऊपर निकाल रहा हूं, है ना। ऊपर जाएंगे या अगर गड्ढा खोद के नीचे जाएंगे तो जी में अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है भाई, ठीक है ना। हाँ, वो भी अपन देखने वाले हैं। चलो ठीक है सर। तो अगर मैं बात करूं एफ की तो कितना आएगा, नहीं बस हो गया। अब अगर मैं न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दूं, यहां से क्या लगा दूं, न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दो। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है भाई, F इज इक्वल टू कितना होता है ma। अब मैं यहां ma की जगह a को क्या लिख देता हूं, g। मैंने बोला ना हम a को क्या लिखने वाले हैं, g लिख सकते हैं ना। F इज इक्वल टू ma होता है न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से, और इस a की जगह मैं क्या रख दूं, g। तो मैं बोलूंगा सर इधर लग रहा है mg बराबर फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, g me छोटा m डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इतनी आ गई ना। देखो छोटे m से m कट गया, यानी मेरा मास कुछ भी हो, मेरा मास का मतलब है ऑब्जेक्ट का मास कुछ भी हो। जैसे मैं 80 किलो का हूं तो मेरा एक्सेलरेशन कितना आएगा, वो हर बार सेम ही आने वाला है, यानी जी आने वाला है। और वो जी कितना है, देखो जरा ध्यान से, जी आया है कैपिटल जी, कैपिटल जी कांस्टेंट है जी सर। और धरती माता के लिए सबके लिए मास एक जैसा ही है, अरे धरती माता का सबके लिए एक जैसा ही है, डिवाइड बाई डिस्टेंस सभी की एक जैसी है ना। सरफेस के ऊपर तो हम क्या मान के चल रहे हैं, एक जैसी ही है। ठीक है सर, ये इतना है। अब बस इसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत है, तो सबके लिए क्या आने वाला है, सेम। यानी मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है चीज, जो एक्सेलरेशन आया है वो मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन आया है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यानी आप 100 किलो का कोई ऑब्जेक्ट फेंको या 2 ग्राम की कोई ऑब्जेक्ट फेंको, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेलरेशन हमेशा क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो जी की वैल्यू कितनी आ गई, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 इंटू 10⁻⁻ माइनस प्लस का 24 kg डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है 6400 किलोमीटर, 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर करो। ये सब सारा ताम झाम आप कैलकुलेट कर लेते हो तो जो वैल्यू आती है वो आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ चुका है। और ये मैंने पहले बोला था कि 9.8 आता है, ठीक है ना। आता कैसे, इसको कैलकुलेट करना चाहिए, इतना ही आता है भाई, मुझे तो पता है इतना ही आता है। कुल मिलाकर बात क्या हुई कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के ऊपर आया वो कितना है, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर आ गया ना। हाँ, इतना आ गया, ये अर्थ के ऊपर आया क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये चीज अच्छे से समझ आ गई ना यार। हाँ, अब देखिए ये कहां पर आया, सरफेस के ऊपर है। ये किसके लिए है, अर्थ के लिए है। अगर मैं चांद के ऊपर चला जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं करना, एक तो एम बदलना है और एक जो चांद का रेडियस है, मून का जो रेडियस है वो रख दूंगा, वो रखूंगा तो वो आता है 1.62 आता है, ठीक है ना। आप याद रख लीजिए ये किसके लिए लिखा है मैंने, अर्थ के लिए, अर्थ के लिए। अगला जो लिख रहा हूं मैं जी मून, वो कितना आता है, वो आता है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी ये जो चीज आ रही है ना जी, वो क्या है, हर प्लेनेट का अलग अलग आ रहा है, क्योंकि हर प्लेनेट का मास अलग अलग होगा, जो रेडियस होगी वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो वो उन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि नहीं, ये जो जी। लेकिन एक प्लेनेट के लिए सब कांस्टेंट होगा, कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है ना। इतना सच भी नहीं है कि कहीं पे भी चले जाओ, मैं बताता हूं उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन ये चीज समझ आ रही है ना। हाँ, अब मैं थोड़ा सा इफेक्ट बता देता हूं जी के ऊपर। पहली बात तो ये समझाइए जी कैसे निकाला, अरे कुछ नहीं यार, एफ इज इक्वल टू, और मैंने ये आर क्यों लिया, आर रेडियस क्यों लिया, ये मैंने आर जीरो क्यों नहीं ले लिया, क्योंकि दोनों के बीच, सेंटर के बीच का डिस्टेंस ढूंढना है। तो अर्थ का सेंटर तो कितना है, बहुत नीचे, 6400 किलोमीटर नीचे, और अपन मान के चल रहे हैं अपन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रहे हैं, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रहे, सरफेस के ऊपर ही है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6400 किलोमीटर ही हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात समझ आ रही है ना। और एफ इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ लगा दिया और आपका फटाफट निकल गया। अब जो जी आया है उसके ऊपर इफेक्ट देख लेते हैं, ठीक है ना। मैं फिर से बता देता हूं, जो कैलकुलेशन के हिसाब से हमने जी निकाला है वो कितना आया है, जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, बस। और इससे अर्थ के लिए कितना है 9.8, मून के लिए कितना आता है 1.62, ठीक है ना। हाँ, ये चीज है। अब मैं देखता हूं इफेक्ट। इफेक्ट पहला क्या है, हाइट के साथ। ये 11th क्लास में बहुत अच्छे से कराता हूं मैं, बट अभी मैं जस्ट थोड़ा तुम्हें फील करवाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं मान लेता हूं अपना जो ये अर्थ है वो यहां पर है, अर्थ, और यहां से इससे कितनी हाइट के ऊपर चले गए, h हाइट के ऊपर चले गए, ये m मास है h हाइट पे। तो मुझे बताओ इसका ऊपर जो एक्सेलरेशन लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितना आएगा सर। इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो कितना आएगा, जी एम, मास अर्थ का हो गया, छोटा m डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, पहले तो इसकी रेडियस कितनी है, r है ना। तो देखो ये r रेडियस होगी, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, r प्लस h हुआ कि नहीं हुआ, जी सर। तो इसमें f, इस फॉर्मूले में क्या रख दो, r प्लस h का होल स्क्वायर। अब देखो h अगर बहुत बड़ा नहीं है ना तब तो ये r ही आ जाता है, लेकिन अगर बड़ा हुआ तो दिक्कत है। तो f इक्वल टू मुझे किसके इक्वल रखना है,
एम इंटू में ए रख देता हूं मैं, इस बार जी नहीं रखूंगा, जी मैं इसको बोलूंगा एस। एस का मतलब क्या है? सरफेस, सरफेस, सरफेस वाला है। तो ये ए आ गया, हाइट के ऊपर आ गया, या जी एच लिख देता हूं ना, हाइट के ऊपर या डेप्थ के ऊपर। अभी निकालेंगे, अभी हाइट है तो मैं हाइट के लिए एच लिखता हूं, जब डेप्थ लिखूंगा तो उसके लिए डी लिख दूंगा। तो वो कितना आएगा? जी कैपिटल एम छोटा एम डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, छोटे एम से तो छोटा एम इस बार भी घट गया, यानी मास कितना भी हो हाइट के साथ वेरी कर रहा है तो कर रहा है बस। तो हाइट के ऊपर जी के एच कितना मिला? जी एम अपोन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। बस आप इसी चीज को याद रखिए। यानी अगर जैसे जैसे अपन ऊंचाई की ओर जाएंगे, जैसे जैसे ऊंचे जाएंगे तो देखो एच बढ़ेगा, और एच अगर बढ़ रहा है तो नीचे वाला डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, हर का मान बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। यानी सरफेस के ऊपर आपको सबसे ज्यादा मिलने वाला है। जो जी होता है वो सरफेस पे क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे तो जी का वैल्यू क्या होता जाता है? कम होता जाता है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, एक चीज बताई थी मैंने कि रॉकेट जो होता है ना भाई, रॉकेट, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से वो ऊपर जा रहा है ना, नीचे अभी इसका वेट कितना लग रहा होगा? mg, अरे लग रहा है ना, तो इसको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसकी जो गैसें निकल रही है उनको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसको ओवरकम करना है। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो पहली बात तो एक तो मास कम होगा, क्योंकि जो फ्यूल है वो बर्न हो रहा है, उससे गैस बाहर निकल रही है तो मास कम हो रहा है। एक तो मास कम हो रहा है, और हाइट के साथ साथ जी भी कम हो रहा है। अरे दोनों के दोनों चीज कम हो रही है। तो जैसे जैसे हाइट के ऊपर जाता है इस रॉकेट की स्पीड बढ़ती जाती है, क्योंकि जो फोर्स लगा रही है वो तो वही है, और फोर्स से एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा क्योंकि मास कम हो रहा है। एक तो मास भी कम हो रहा है और एक जी भी कम हो रहा है। अरे जो नेट फोर्स आ रहा है ऊपर की ओर वो तो बढ़ेगा ना। हाँ, क्योंकि आपका जी क्या हो रहा है? घट रहा है। एम इसलिए घट रहा है क्योंकि रॉकेट के अंदर जो फ्यूल है वो क्या हो रहा है? एक तरीके से गैस के रूप में बाहर निकल रहा है कि नहीं? हाँ, अच्छा, इसका मतलब एम भी घटा, जी भी घटा, तो एम जी नीचे लगने वाला फोर्स, जो पुलिंग फोर्स रॉकेट को जो नीचे की ओर खींच रहा है, वो फोर्स क्या हो गया? काफी कम हो रहा है। अगर वो काफी कम हो गया तो एक्सेलरेशन ज्यादा, एक्सेलरेशन ज्यादा तो चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा, चेंज इन वेलोसिटी तो इसकी स्पीड क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मजा आ रहा है? एकदम बढ़ा के स्पीड। हाँ, इसका मतलब ये है, कहना मैं चाहता हूं कि सरफेस के ऊपर जो जी होता है वो सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद अगर अपन हाइट पे जाते हैं तो जी की वैल्यू घटने लगती है। अगर अपन मान लो एक गड्ढा खोद ले, गड्ढा खोदना शुरू कर दें, वैसे पॉसिबल नहीं है, अभी तक शायद 5 या 6 किलोमीटर लंबा, पता नहीं रशिया ने खोदा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 5-6 मीटर लंबा गड्ढा खोद दिया था। उसके बाद खोद नहीं पाते, बिकॉज जो हीट जो है वो बहुत ज्यादा निकल रही है अंदर से, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो लेकिन अगर मान लो मैं गड्ढा खोद दूं अर्थ के अंदर और मैं अंदर की ओर जाने की कोशिश करूं, और मान लो पूरा पूरा ऐसे ही खोद दूं, तो क्या होगा? ठीक है ना, ये सेंटर से पास होके जा रहा है। आप सोच के देखना क्या होगा यहाँ पर, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे अपन गड्ढा खोद के अंदर जाएंगे ना भैया, तो जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे जी की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है? घटती रहती है। देखो यहाँ जी है, अगर इससे ऊपर जा रहे हैं जी, है ना, इस हाइट के ऊपर जा रहे हैं तब भी घटता है, और यहाँ पे क्या होता है? मैक्सिमम। अब ये घटता क्यों है ना? इसका मैं अब रीजन अगर बताना चाहूँ तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी डेंसिटी कितनी है, रो है ना, और मैं यहाँ पे क्या ले लूँ? एक छोटा और स्पीड ले लूँ, तो ऊपर वाले का कोई मतलब नहीं है। वो अपन ग्रेविटेशनल फील्ड की फील्ड लाइंस वगैरह सारी चीजें देखते हैं, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट आप अभी याद इतना रखिए कि जैसे जैसे अपन गड्ढा खोद के अंदर जाते हैं तो जी की वैल्यू घटने लगती है। अगर अपन ऊपर जाते हैं तो भी जी की वैल्यू घटती है। तो मैक्सिमम कहाँ पे हुआ? सरफेस पे। बात समझ आ गई ना? और तो और अगर अपन इसके सेंटर पे चले जाते हैं तो सेंटर पे जी की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। इसको बोलते हैं वेटलेस। क्या बोलते हैं? वेटलेस। अगर अपन यहां अगर चले गए ना, अगर ऐसा गड्ढा खोद लिया और 6400 किलोमीटर नीचे चले गए, तो अपन को ऐसा लगेगा कि मेरे पास कोई वेट ही नहीं है, मेरे पास कोई वेट ही नहीं, मेरा तो वेट ही नहीं है। उसी को बोलते हैं वेटलेस। ठीक है ना? बाहरहीनता बोलते हैं एक तरीके से। और वो जी कहाँ हुआ? 0। अब एक बहुत ही क्यूरियस रहते हैं बहुत बच्चे कि सर अगर मान लो आपने गड्ढा तो खोद दिया इस तरीके का, ठीक है ना, और अगर मैं इसमें गिर जाऊं तो क्या होगा? अगर मान लो इसके अंदर आप गिर जाओगे तो क्या होगा? क्या आप कभी बाहर निकल पाओगे? तो मैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं। इतना बड़ा कुआं ही खोद दिया आपने। अब क्या होगा? जैसे आप इसके अंदर गिरोगे ना, तो स्टार्टिंग में जी तो है, कुछ ना कुछ तो है, नीचे की ओर लग रहा है जी क्या लग रहा है? नीचे की ओर। सेंटर तक तो किधर लगेगा? इधर से इधर लगेगा। और सेंटर के बाद में किधर से किधर लगेगा? इधर से इधर। अरे क्योंकि जी हमेशा क्या लगता है? सेंटर की ओर लगता है। जी जो लगेगा हमेशा किसकी ओर लगता है? सेंटर की ओर। अच्छा सर, जैसे गिरे तो मेरा वेलोसिटी किधर है? नीचे। एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। तो मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, और यहां पर आगे क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। यहां पे फोर्स तो 0 हो जाएगा क्योंकि जी 0 हो गया, तो एम जी 0 हो गया, यानी फोर्स 0 हो गया। परंतु मेरे पास में क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी आ गई तो मैं रुकूंगा नहीं यहां पर। अगर मैं यहां नहीं रुका तो मैं नीचे जाऊंगा धड़ 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 यहां तक। हो सकता है यहां तक पहुंच जाऊं, हो सकता है यहां तक पहुंच जाऊं,
अगर कहीं एनर्जी में कोई लॉस नहीं हुआ, अदरवाइज मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। सीधी सी बात है, अगर कहीं भी कुछ भी लॉस हुआ ना एनर्जी का, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंचूंगा, यहीं तक पहुंचूंगा। फिर क्या होगा, वापस यहाँ तक जाऊंगा, तो इस बार और लॉस हुआ तो मैं यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, इस तरीके से करते 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 लास्ट में मैं इसके सेंटर पे आकर रुक जाऊंगा, सेंटर पे आकर रुक जाऊंगा। समझ रहे हो ना? कुल मिला के ऐसा है कि आपने स्प्रिंग देखी है ना, हाँ, तो स्प्रिंग के अगर नीचे बॉल बांध दो और बॉल को छोड़ो तो वो क्या करेगी, थोड़ी देर तक रुक जाएगी, और जहां जाके रुकेगी वो क्या बोलते हैं, उसे इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं, यानी नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। तो सेंटर पे जाके रुक जाएंगे हम लास्ट में। अगर इतने लंबे गड्ढे में गिर गए ना तो बाहर निकलने का तो सवाल ही पता नहीं होता, अगर कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा तो। हाँ, लेकिन यहां जाके आप अटक सकते हो, पक्की बात अटक सकते हो। अगर एनर्जी में लॉस नहीं कर रहे हो तब जाके ऐसा हो सकता है कि आप निकल जाओ ऊपर। एक मूवी आपको याद होगी, पता नहीं मुझे भी याद आ रही है, कौन सी थी वो, गॉडजिला वर्सेस, एक थे ना वो, गॉडजिला वर्सेस करके कुछ है, वो नाम याद नहीं आ रहा उसमें उसका मुझे। हाँ, उसके अंदर देखना, वो जो बड़ा सा एक जानवर होता है भालू टाइप का, वो क्या करता है, वो उस टनल के अंदर जाता है, तो वो ऐसा बोलते हैं कि वहां पे जाके जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी और उस समय आपकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर आपने उस मूवी को थोड़ा भी गौर से देखा हो तो वहां वो अच्छे से बताते हैं इस चीज को कि यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, कोई फोर्स फील नहीं होगा और आप एक एंड से दूसरे एंड पे निकल जाओगे, है ना। वो उन्होंने बता दिया था कि वहां निकल जाते हैं, बट एक्चुअल में अपन नहीं निकल पाते हैं। मैं सही बता रहा हूं एक्चुअल में, क्योंकि लॉस हो जाते हैं। जब लॉस होंगे ना एनर्जी में, तो यहाँ की एनर्जी कितनी है, जीरो, तो यहाँ भी जीरो होनी चाहिए, बट लॉस हो गया तो कम ही रहेगी, कम रहेगी तो अंदर ही घुसा रह जाएगा और लास्ट में कहाँ जाकर रुक जाएगा, अर्थ के सेंटर पर जाकर रुक जाएगा। तो ये था इफेक्ट ऑफ जी। पहला कौन सा देख लिया हमने, हाइट के साथ और डेप्थ के साथ। ये देख लिया ना, दोनों हाइट के साथ भी घटता है और अगर डेप्थ के अंदर यानी गहराई के अंदर जाते हैं तब भी जी की वैल्यू घटती है। ये बात समझ आ गई ना? ओके सर, समझ में तो आ ही रही है। तो चलो मेरा एक क्वेश्चन है, वो ये है कि अपन अर्थ से कितनी हाइट के ऊपर जाएं, अर्थ से कितनी हाइट के ऊपर जाएं जिससे अपना जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आधा हो जाए, है ना। मेरा क्वेश्चन क्या है, अर्थ से हम कितनी हाइट पर जाएं, अर्थ से हम कितनी हाइट पर जाएं जिससे अपना जो जी डेस आ रहा है वो कितना हो जाए, g/2। जी मतलब सरफेस का, जी मतलब सरफेस का, उसका कितना हो जाए, आधा, सरफेस का आधा हो जाए। क्वेश्चन समझ आ गया को? नोट जरूर कर लेना, अपने नोटबुक के अंदर नोट जरूर कर लेना। मैं इसका सॉल्यूशन करवा देता हूं, आप ट्राई करना चाहो ट्राई कर सकते हो। बता दो आंसर कमेंट के अंदर। ओके, चलो देख लेते हैं फिर किसका सही है किसका गलत है। ध्यान से देखना, F = कितना होता है, ma होता है ना, हाँ होता तो है। अब मुझे ये a जो है वो क्या लिखना पड़ेगा, हाइट वाला लिखना पड़ेगा ना। हाँ, तो मैं लिख देता हूं m इंटू में GH, जो मुझे कैलकुलेट करना है। नहीं, कैलकुलेट नहीं करना, ये मुझे गिवन है, GS/2 है ये, बराबर F वो कितना होता है, कितना होता है, बोलो बोलो, वो होता है GM छोटा m डिवाइड बाई R प्लस H का होल स्क्वायर। बोलो ये होता है कि नहीं होता है, होता तो है। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, बोलो, ये m से m कट गया, इसकी वैल्यू दी गई है आपको GS/2, GS/2 इज इक्वल टू GM डिवाइड बाई R प्लस H का होल स्क्वायर। ये चीज है कि नहीं है, ये आपको समझ में आ रहा है ना मेरे ख्याल से। मैंने कुछ नहीं किया, F = mg ही रखा है अभी तक, लेकिन वो g जो लिया है मैंने हाइट के ऊपर लिया है, किसी h हाइट के ऊपर, वही कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, कैलकुलेट कर लो। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये GS जो है वो GS कितने के बराबर है, GM/R² के। ये तो पहले से कैलकुलेट कर चुके अपन, तो ये रख सकता हूं ना मैं इसकी जगह। जी सर, अगर मैं जैसे ही रखूंगा तो वो कितना आएगा, GM डिवाइड बाई R² बराबर, लेकिन 2 तो पहले से ही है सर, कितना आएगा, GM/R प्लस H का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, GM से GM कैंसिल आउट हो गया, और कुछ कैंसिल आउट हो गया क्या, नहीं हो रहा। ध्यान से देखो, इसको इधर ले आओ, तो इधर ले आए तो किधर आएगा, R प्लस H का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 2R²। जी सर, मैं स्क्वायर रूट ले लूँ, जैसे स्क्वायर रूट लूंगा तो कितना आएगा, R प्लस H बराबर आएगा √2R। देखो 2 है ना, 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। अब मुझे तो H निकालना था, तो जो H की वैल्यू है वो कितने की, √2R माइनस R, R कॉमन ले लो, जैसे R कॉमन लूंगा तो कितना आएगा, √2 - 1, और ये R की वैल्यू कितनी है, 6400 किलोमीटर, एंड ये कितना होता है, 1.414 होता है ना। ठीक है, -1 कर दो तो कितना बचेगा, 0.414, और उसको 6400 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या वैल्यू आ जाएगी, H की वैल्यू आ जाएगी। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, वो आ जाएगा H = 6400 किलोमीटर है, ठीक है ना, इंटू में 0.414, और आंसर किस में आएगा आपका, किलोमीटर में आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटर की यूज करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से, ये 2 हटा दो तो 41 को 64 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 2400 किलोमीटर के आसपास आ रहेगा। हाँ, लगभग आपका इतना आंसर आना चाहिए, देख लेना, इतना ही आएगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल
मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ 2400-2500 किलोमीटर के आसपास आएगा, हाँ अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं, ठीक है सर। इसका मतलब अगर अपन उतना ऊपर जाएंगे 2400-2500 किलोमीटर ऊपर, तब जाके जी आधा होगा भाई, ओके। हाँ तो अपन हाइट के साथ जा रहे हैं तो जी तो बदलेगा, ठीक है ना। हाँ अगर गड्ढा खोद के अंदर जाएंगे तो सेंटर पे जाके एग्जैक्ट कितना हो जाएगा, 0 जाएगा। उसका रीजन जो है आपको 11th में अच्छे से समझ आएगा, अभी बताना भी नहीं चाहता मैं, ठीक है ना, वरना वो बर्डन हो जाएगा आपके लिए, आपकी वोकैब जो है वो ज़्यादा हो रहा है कुल मिलाकर, ठीक है ना। और आपको कंपटीटिव एग्जाम में भी इतना पूछा नहीं जाएगा, बस इतना रख लो। अगर अपने गड्ढा खुद के सीधा कूदने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हमेशा गड्ढे के अंदर ही अटक सकते हैं, ओके। हाँ और वो एक कौन सी मुझे मूवी याद नहीं आ रही यार, वो याद है तो मैं भी नाम बता भी देता, ठीक है कोई नहीं, आपको पता होगा अच्छे से। चलो ये चीज़ कर लिया हमने, फ्री फॉल कर लिया। हाँ एक चीज़ और है, जो जी होता है ना भाई, जो जी है ना, ये जी क्या है, अब अपने क्या होते हैं, पोल होते हैं ना। हाँ अपना अर्थ जो है इस तरीके से रोटेट कर रहा होता है, एक नॉर्थ पोल हो गया और एक कौन सा हो गया, साउथ पोल। अब देखो ये क्या हो गया, इक्वेटर, ये क्या होता है इक्वेटर, हिंदी में बोलते हैं भूमध्य तल, ठीक है ना, हाँ भूमध्य तल, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, ये पोल हो गया एक तरीके से, इधर मान लेते हैं नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल, ठीक है ना। जो आपका जी है ना, वो नॉर्थ पोल या साउथ पोल दोनों पोल्स के ऊपर क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। बाकी अगर किसी और जगह जाएंगे ना अपन, किसी और जगह, ये आपका क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, साउथ हेमिस्फीयर हो गया, हाँ इस तरीके से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, अपन उत्तरी में रहते हैं। अगर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे है कहीं पे, तो क्या होगा, यहाँ पे जी की वैल्यू कम आएगी। क्यों कम आती है, जी की वैल्यू हर जगह कम क्यों आ रही है, और सबसे कम कहाँ आती है, इक्वेटर पे। इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या होती है, सबसे कम। अब मैं सरफेस की बात कर रहा हूं, अगर अपन सरफेस पे जाएंगे ना, और सरफेस पे जाएंगे तो जी की वैल्यू सबसे कम कहां मिलेगी अपने को, इक्वेटर पे मिलती है। वो क्यों मिलती है, क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट करती रहती है। अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है, खुद का रोटेशन है। तो अगर मैं यहां पे किसी ऑब्जेक्ट को देखता हूं तो उसके ऊपर एक तो क्या लग रहा है, इधर से क्या लग रहा है, एक mg लग रहा है, और एक लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल नहीं सेंट्रीफ्यूगल। मैं अर्थ के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, अर्थ क्या है, एक रोटेटिंग फ्रेम होगी, तो रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर मैं देख रहा हूं तो इसके ऊपर क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। वो कितना होता है, m ओमेगा स्क्वायर आर। उसमें से जब माइनस कर देंगे तो नेट फोर्स आएगा, और जब नेट फोर्स कम हो गया, नेट फोर्स कम हो गया तो जी की वैल्यू भी क्या होती है, कम। तो इक्वेटर पे जो जी होता है वो सबसे कम होता है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ये चीज आपको अगर नहीं समझ आ रही, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। mv स्क्वायर बाई आर कर लो, ले कितना, ये तो समझ में आता है ना, सर्कुलर मोशन की वजह से mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है ना। हाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसलिए वो बाहर की तरफ लग रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में अपन देख रहे हैं इसलिए। और ये v जो होता है वो 1600-1700 किलोमीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। अर्थ का जो रोटेशनल स्पीड है ना सरफेस के ऊपर, वो कितना है, 1600-1700 मीटर पर सेकंड है भाई, नहीं किलोमीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर सेकंड है, यानी एक सेकंड के अंदर अर्थ कितना घूम गया, इतना घूम रहे, ठीक है। उसी की वजह से क्या होते हैं, दिन और रात हो रहे हैं, इस रोटेशन की वजह से। ये अपनी एक्सिस पे जो रोटेट कर रहा है ना, उसकी वजह से क्या हो रहे हैं, दिन और रात हो रहे हैं, ठीक है सर। और अब मैंने क्या बताया, जी की वैल्यू सबसे ज्यादा यहाँ पे क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये आर की वैल्यू क्या हो रही है, इसका आर जो है वो कम हो रहा है ना, देखो ये देखो आर, ये आर क्या है, एफ सी एम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा हर जगह क्या है, सेम ही है, लेकिन आर यहाँ का आर क्या हो गया, सबसे कम हो गया, आर 0 हो गया। तो यहाँ पे ये जो बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स है वही क्या हो गया, कम हो गया, सबसे कम लग रहा है। तो एम जी सबसे ज्यादा, तो जी अगर सबसे ज्यादा, तो मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी सबसे ज्यादा यहीं पे लगेगा, यानी पोल्स के ऊपर जो जी होता है वो सबसे ज्यादा होता है। एक एक नोट डाल के लिख लेना है, जो 4-5 पॉइंट मैंने बताए हैं, जी का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है, और ये इक्वेटर पे सबसे कम होता है। अब कुल मिला के आप ये सोचिए, अगर आप सोना कहाँ खरीदना चाहिए और कहाँ बेचना चाहिए ताकि आपको ज्यादा मुनाफा हो सके, क्वेश्चन ऐसे पूछता हूं, सोना आपको कहां से खरीदना चाहिए और कहां पर बेचना चाहिए। अगर आपकी दुकान, मतलब अगर आप इक्वेटर के ऊपर खरीदते हो ना, अगर आप सोने को इक्वेटर के ऊपर खरीदते हो तो देखो जी की वैल्यू कम है, तो जो वेट आएगा सोने का वो इक्वेटर पे क्या आने वाला है, कम आएगा। अगर वेट कम आएगा तो आपको पैसे कम देने पड़ेंगे, आपने यहां पे खरीदेगा, जितना भी खरीदा, मान लो कि आपने कितना खरीदा, 1 kg खरीदा, कहां पर खरीदा, इक्वेटर पे। 1 kg मास के हिसाब से यहां वेट वगैरह वो सब लग के आया है, ठीक है ना। तो इसका वेट कितना हो गया, 1 इंटू में जी, बट जी तो कम है, इसका मतलब इसका मास ज्यादा है, इसका मास यहां पर ज्यादा है। और अगर अपन उसको जाके पोल के ऊपर बेचते हैं, ध्रुव के ऊपर जाके बेचें, हाँ कोई रहता नहीं हुआ था लगे, बट अगर वहां पर जाके बेचें या इसके साथ हाइट के साथ अपन ऊपर जाके बेचेंगे तो अपन को ज्यादा पैसे मिलेंगे भाई। क्यों मिलेंगे, क्योंकि यहां जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जी बढ़ रहा है तो वेट बढ़ गया ना, वेट यहां पर कम है और यहां पर ज्यादा है, पैसे तो वेट के मिलने वाले हैं अपन को, तो वेट बढ़ गया। इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि अपन को पैसे ज्यादा नॉर्थ पोल या साउथ पोल, मतलब किसी भी पोल पे चले जाइए वहां पर अपन को मिलने वाले,
बात समझ आएगी ना। हाँ, और अपना बिकॉज ये जो अपना अर्थ है वो क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, एक्चुअली रोटेशन हो रहा है इसका, इसीलिए क्या है ये जी की वैल्यू में भी चेंज आता है। ये मैंने सारा इसका पूरा बता दिया भाई, ताम झाम, ठीक है ना। अब आपको समझने की जरूरत है, बस समझ लीजिए। ओके, मेरे ख्याल से इसमें ऐसे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। एंड एक जो और चीज है, वेट एंड मास में क्या डिफरेंस है, वो मैंने न्यूटन सेकंड लॉ में करवा दिया है, तो मुझे यहां करवाने की उसको जरूरत नहीं है। हाँ, मैं ये जो सारी चीजें बता रहा हूं ना, इन चीजों के लिए मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा अलग से, जिसके अंदर मैं कंसेप्ट का पूरा पोस्टमार्टम कर दूंगा कि अपनी जो वेइंग मशीन है वो कैसे काम करती है, किस तरीके से वो रीडिंग दिखाती है, एंड अगर अपन उसको मून के ऊपर ले जाएं कैसे इफेक्ट करेगी, क्या आपका चेंज आएगा, क्या चेंज नहीं आएगा, मास क्या होता है उसके अंदर ही मैं बताने वाला हूं। ओके, हाँ, तो मैं जल्दी बना दूंगा वो वीडियो, आ भी जाएगा चैनल पे ऊपर, तो स्टे ट्यून्ड, ओके, डोंट वरी। एक दो चीज है, वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है भैया, गुरुत्व के अधीन गति, इसको क्या बोलते हैं, गुरुत्व के अधीन गति। देखो, अपने इक्वेशन ऑफ मोशन याद है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा क्या था, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2as। देखो, ऊपर वाली दो इक्वेशन के साथ तब खेलना है जब टाइम की जरूरत पड़ी, नीचे वाली इक्वेशन के साथ तब खेलना है जब टाइम का कोई रोल नहीं हो। सबसे अच्छी चीज क्या है, इसमें टाइम का कोई रोल नहीं है। दूसरी बात, ये इक्वेशन तभी लगते हैं जब आपका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, अदरवाइज नहीं लगती हैं। ये इक्वेशन तभी लगती हैं जब आपका एक्सेलरेशन का वो कांस्टेंट, और मैंने तो बताया जी तो बदल रहा है, लेकिन अर्थ के सरफेस के ऊपर नजदीक से अगर अपन 1 किलोमीटर ऊपर तक भी चले गए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब अर्थ की सरफेस के आसपास अपन ये इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड हो जाएंगे, ठीक है ना। और इन इक्वेशन ऑफ मोशन को वैलिड होने के लिए अपन किसकी, इसको क्या बोलते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। कुल मिलाकर अगर मैं इसको ऑपोजिट को छोड़ रहा हूं तो ये किसके अधीन गति कर रहा है, अरे गुरुत्व के अधीन, ग्रेविटी के अंडर ही तो कर रहा है मोशन, तो यही क्या हो गया, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब अगर मैं देखो, ये मान लेते हैं कि 10 मीटर की हाइट पे, इसको मैंने छोड़ा, बताओ कितना टाइम लगा। अच्छा, आपने छोड़ा 10 मीटर, तो मुझे टाइम के साथ खेलना है, और आपने क्या दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, यहां रख दूंगा मैं इस वाले के अंदर, और आपने छोड़ा है, इसका मतलब यू 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, ये 10 हो गया, ये 1/2, एक जगह क्या रख दूंगा, जी, और टाइम निकल जाएगा। अच्छा, इस तरीके से निकाल लिए जाते हैं। अरे बोलो, कोई दिक्कत है क्या। और ये सारे के सारे जो इक्वेशन है, इनके ऊर बेस्ड क्वेश्चन मैं पहले ही करवा चुका हूं, ठीक है ना, मोशन वाले पार्ट में, तो मैं यहां करवाऊंगा नहीं, बट जो आपकी बुक के अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, उनको फटाफट कर लेते हैं और आज की क्लास ओवर करते हैं फिर। किधर गई क्वेश्चंस, ये रही। तो देखो, अभी तक हमने सारा कुछ कर लिया है, मोशन अंडर ग्रेविटी कर लिया आपने, जी का कैसे कैलकुलेशन करते हैं अपन वो हमने सब सीख लिया है। 9.8 आता है अर्थ की सरफेस पे, और सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, पोल पे होता है, इक्वेटर पे सबसे कम होता है, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है। हाइट के साथ जी घट रहा होता है, और डेप्थ के अंदर जाते हैं तब भी जी घट रहा होता है, ठीक है जी क्या आपने आज तो जी का जी निकाल दिया, कुल मिलाकर जी का जी निकाल दिया, वाह, ये तो कुछ भी नहीं है बेटा। अगर मैं 11th क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा ना आपको ये सारी चीजें, तो एटलीस्ट 1-2 लेक्चर इसी जी पे निकाल दूंगा मैं, ठीक है ना। काफी अच्छी चीजें अपन को सीखने को मिलती है, तब तक आपको मैथमेटिक्स अच्छी आने लगती है, क्योंकि यहाँ मैथमेटिक्स का रोल भी काफी अच्छा है। तो मैं वो चीजें अभी बता देता, बट आपको कम समझ आती, बट आप थ्योरेटिकली आप थोड़ा याद रख सकते हो इन चीजों को। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, एक कार जो है वो कहां से गिर रही है, 0.5 सेकंड में आपकी अर्थ पे आती है, तो टाइम कितना लिया इसने, बोलो टाइम कितना लिया, 0.5 सेकंड। जो इक्वेशन ऑफ मोशन है तभी लगानी है जब हाइट कम हो। अगर हाइट बहुत ज्यादा कर दी ना भाई, ऐसा बोला कि 5000 किलोमीटर ऊपर चले गए, नहीं, फिर जी नहीं आएगा, वहां कुछ और आएगा फिर, ठीक है ना। हाँ, 0.5 सेकंड में अर्थ पर आ सकती है, और आपको जी की वैल्यू कैलकुलेशन इजी रखने के लिए कितना दे दी है, 10, यहां से छोड़ा गया है। u इक्वल टू कितना है इसका, 0, ये कार है बढ़िया तरीके से, और जब ये यहां पे आएगी तो इसके पास स्पीड कितनी हो जाएगी, v, वो कैलकुलेट करना है। तो पहले पार्ट में v, तो देखो टाइम गिवन है और v पूछा है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा देते हैं, सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट तो अपने को पता ही नहीं है। चलो v इक्वल टू यू कितना है, 0, a की वैल्यू, अब ये देखो v हम क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी, और a की वैल्यू नीचे की ओर लग रही है, तो नीचे की ओर को क्या मान देंगे अपन, माइनस, नीचे वाले डायरेक्शन क्या मानते हैं, माइनस, तो ये कितना आ गया, माइनस का 10 इंटू में टाइम कितना दिया, 0.5, कितना होता है, 1/2 सेकंड होता है ना, हाँ, तो 1/2 रख दोगे तो कितना आएगा, वेलोसिटी आ गई -5 मीटर पर सेकंड। ये माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को, डायरेक्शन किधर है, नीचे की ओर है, बात समझ आ गई ना, डायरेक्शन किधर हुई, नीचे की ओर। अरे समझ आ रही है ना, बहुत सिंपल सी चीज है भाई, इसको तो मैं क्या ही समझा रहा हूं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज, क्या पूछ रहा है, एवरेज
स्पीड पूछ रहा है भाई, स्पीड पूछ रहा है मतलब मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। पहले वाले में भी क्या पूछ रहा है, स्पीड, तो स्पीड कितनी आएगी, v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। हमें स्पीड जो लिखनी होती है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना होता है वेलोसिटी का, यहाँ माइनस तो डायरेक्शन भी बता रहा है, बट इन वाले इक्वेशन से क्या लिखते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज ही निकलती हैं। दूसरा क्या है, एवरेज स्पीड, क्या पूछ लिया, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल, और औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है टोटल डिस्टेंस, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। टाइम तो गिवन है, डिस्टेंस नहीं पता, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट वाला क्या है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगर यू ही जीरो है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एस निकालना है, एस इक्वल टू यू जीरो गया प्लस में हाफ इंटू में ये कितना है माइनस का 10 इंटू में टाइम कितना है 1/2 का स्क्वायर कर दूंगा, तो ये माइनस में आ रहा है, माइनस में कितना जाएगा, देखो ये 10/8 आ गया, कितना आ गया 10/8 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट है, माइनस में आया इसका मतलब नीचे की ओर गया, माइनस में आया इसका, नीचे वाले डायरेक्शन को हमने क्या मान लिया है, माइनस। अगर नीचे वाले डायरेक्शन को माइनस माना है, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की ओर ही आया, मतलब पार्टिकल नीचे की ओर गया। लेकिन अगर मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी तो मैं क्या लूंगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस वाला साइन लूंगा, तो कितना लिखूंगा 10/8, इसको क्या लिख सकता हूँ 5/4 मीटर पर सेकेंड, उसके अंदर पुट कर दो, तो जो वी एवरेज आएगी वो कितना आएगा 5/4 इंटू में टाइम कितना है 1/2, 2 से 2 कर गया, कितना आएगा 2.5 आ गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड। देखो टकराते टाइम कितनी थी 5 मीटर और एवरेज कितना है 2.5, ठीक है। और अगला क्या है, क्या पूछ रहा है, ट्रेवल डिस्टेंस पूछ रहा है क्या, हाँ कितनी हाइट पर है, वो तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ना, 5/4 कितना होता है 1.25 हो गया, बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन मुझे कराने की जरूरत नहीं थी आपको, ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, बट चलो कोई नहीं, वो इक्वेशन ऑफ मोशन थी, कैसे आए थे मैंने सब बताया था, कैसे आए थे याद है क्या आपको कुछ, एरिया से करते हैं, यहाँ पर तो एरिया से करते हैं, 11वीं क्लास में इंटीग्रेशन सीधा करा दो, यहाँ पे किससे करते हैं, एरिया से, ठीक है। अब एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, वर्टिकली अपवर्ड, और ये 10 मीटर हाइट तक जाता है, कितनी हाइट तक जाता है भैया 10 मीटर हाइट तक जाता है। आपको क्या निकालना है कि इनिशियल स्पीड कितनी है, इनिशियल स्पीड कितनी है, बस पहला तो यही है। अब इनिशियल स्पीड कितनी है तो अपन को पता है, जब इसे फेंकते हैं तो सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0। अरे ध्यान से देखो, ये सबसे ऊपर जाके रुका ना, अगर इधर से इधर गया मतलब ये है और वापस इसने क्या कर ली, डायरेक्शन चेंज कर ली, और पाथ कैसा है, लीनियर पाथ है, तो पक्की बात है कहीं ना कहीं रुका ही होगा, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0। अब मेरे पास टाइम तो है नहीं, टाइम नहीं है ना, तो मैं तीसरा इक्वेशन लगा दूंगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as लगा सकते हैं ना, इसमें टाइम नहीं है, इसमें u 0 हो गया, तो v स्क्वायर बराबर u 0 हो गया प्लस में 2 इंटू में ये a कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आया बोलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये तो नीचे क्यों लग रहा है ना g, ठीक है जी। और डिस्प्लेसमेंट हो गया ऊपर की तरफ ना, ये गलत कर रहा हूँ कुछ ना कुछ, वही मुझे लगा गलत कर रहा हूँ, अरे v 0 हो गया भाई, v कितना हो गया 0, और u कितना है वो मुझे निकालना है प्लस में 2, और a की जगह कितना आएगा -10, अगर मैं -10 ले लूँ तो ले लूँ ना, नहीं -10 नहीं लेना, यहाँ पे 9.8 लेना है मुझे, सॉल्यूशन में भी 9.8 लिया हुआ है, क्योंकि 9.8 लेते हैं अपन, a जो लग रहा है वो कितना लग रहा है जी, माइनस का आएगा, ये किसका आएगा माइनस, नीचे क्यों लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट देखो किधर हुआ, ऊपर हुआ कि नीचे, ऊपर, तो उसको क्या ले लूंगा मैं प्लस का, कितना लिया 10, तो ध्यान से देखो यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस हो गया, उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, ये 98 हो गया, और 98 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 196, तो u इज इक्वल टू कितना आएगा √196, कितना होगा 14 हो गया क्या, 14 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही जवाब, कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़िया। अगला जो है इसका सेकंड पार्ट, वो क्या पूछ रहा है, टाइम कितना लेगा, अरे अरे कितना टाइम लेगा, तो v बराबर u प्लस 80 लगा दूंगा तो टाइम भी आ जाएगा, v फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अभी अभी निकाल ली हमने 14 माइनस g की वैल्यू कितनी है 9.8 इंटू में t, तो t इक्वल टू आएगा 14 डिवाइड बाई 9.8, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, फिर 9.8 से डिवाइड कर दोगे, अरे इतनी मैथ तो आती होगी यार, थोड़ा ट्राई करते जाना आपका काम हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है 1.43 सेकेंड आ रहा है, 1.43 हो गया भाई क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। अब बस आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, हमने क्वेश्चंस भी कर लिए, बाकी जो क्वेश्चंस है ना इंटरनल वाले और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो आप अच्छे से ट्राई करोगे, थोड़ी क्लास मुझे लग रहा है लंबी हो गई होगी, बट आपको मज़ा बहुत आया होगा पढ़ने में।
ठीक है ना, बहुत सारी चीजें सीखी होगी। तो आज की क्लास में हमने बेसिकली जी के बारे में सीखा है। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है वो आता कैसे है, अच्छा तो फोर्स निकालते हैं F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर से, उसको किसके इक्वल करते हैं, mg के इक्वल, m से m कट जाता है, वहां से जी निकाल लेते हैं, बढ़िया सब। अर्थ के लिए कितना आया था 9.8, मून के लिए कितना आया था 1.62। इसी तरीके से हर प्लेनेट का अलग डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसके अलावा हमने जी पे इफेक्ट देखा, जैसे जैसे किसी प्लेनेट के ऊपर जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो जी क्या होता है, घटता है। उसी तरीके से रॉकेट जो है उसको ऊपर जब चली जाती है ना, फिर उसको ज्यादा जोर नहीं आता है, नीचे ज्यादा जोर आता है। उसी तरीके से अगर अपन गड्ढा खोद के अंदर जाएंगे तब भी जी घटता है, ऊपर जाने पे भी घटता है, नीचे जाने पे भी घटता है। तो सरफेस के ऊपर क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। और सरफेस पे भी कहां सबसे ज्यादा होता है, वो पोल के ऊपर होता है, क्योंकि अर्थ का रोटेशन इफेक्ट भी अपन काउंट करते हैं उस टाइम, क्योंकि अर्थ दिन और रात हो रही घूम रही है। और अर्थ के घूमने की वजह से क्या होता है, जो इक्वेटर होता है उस पर जी की वैल्यू सबसे कम आती है, और पोल्स जो होते हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा आती है। एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, बताओ कि एक जगह जहां पर जी की वैल्यू कितनी है 9.8, वहां के भालू कैसे होंगे, हाँ वहां के भालुओं का कलर कैसे होगा, जो बियर होते हैं ना उनका कलर कैसा होगा। तो सीधी सी बात थी, वो पोल है और पोल्स के ऊपर कैसे होते हैं, शायद व्हाइट कलर के पोल्स वो बियर होते होंगे। तो वो क्वेश्चन था, मतलब कुल मिला के फालतू का क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। बट आपको ये याद रखना चाहिए, पोल्स के ऊपर जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। अगर ये चीज आप ध्यान रखोगे ना यार, तो अगर 11th में साइंस फिजिक्स वगैरह लेंगे ना, तो आपको कमजोर आएगा ये चीजें सीखने में। वही चीजें हैं दोबारा से, बस वो डिटेल के अंदर है, काफी ज्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करके हैं, ओके, और कुछ भी नहीं है। वही पूरी 11th क्लास मुझे लग रहा है मैं 11th करा रहा हूँ, बट शॉर्ट में करा रहा हूँ एक तरीके से, वहाँ मैं डिटेल में कराता हूँ, ठीक है बेटा। आप इन सबको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से नोट्स भी बना लिए होंगे आपने। चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।